नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आए हैं और जो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज। ठीक है, तो देखिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है हु इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। अब देखिए महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर हो रहा था, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किसने किया था ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, वी सुथानकर। ठीक है, सुथानकर जो है वी.एस. सुथानकर जो है इन्होंने क्या किया था, इनिशिएट किया था प्रोजेक्ट को जिसमें क्रिटिकल एडिशन एक तरीके से प्रिपेयर करी जा रही थी किसकी, महाभारत की। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहा गया व्हाट वाज द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीम वर्किंग ऑन क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब देखिए महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन बनाया जा रहा था, जो एक तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा था, उसका प्राइमरी टास्क क्या था ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला दिया गया ट्रांसलेटिंग दी महाभारत इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिल्कुल गलत है। कंपेयरिंग एंड सेलेक्टिंग कॉमन वर्सेस अमंग वेरियस संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो देखिए यही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या किया जा रहा था, कंपेयर किया जा रहा था, सिलेक्ट किया जा रहा था, जो कॉमन तरीके के वर्सेस दिखाई पड़ रहे थे अलग अलग संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स में, उनको क्या किया जा रहा था, कंपेयर किया जा रहा था और सिलेक्ट किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब देखिए महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया जा रहा था वो कितने साल लेता है प्रिपेयर होने में, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसने लिए थे 47 ईयर्स, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, what was the significant finding from the critical edition of project। अब देखिए जब क्रिटिकल एडिशन बनाया गया प्रोजेक्ट का, तो उसे क्या फाइंडिंग हुई, क्या चीज देखने को मिलती है। पहला कहा गया महाभारत वाज ओरिजिनली रिटन इन पाली, बिल्कुल गलत है, पाली की लैंग्वेज है। ठीक है, देयर वर नो रीजनल वेरिएशंस इन द टेक्स्ट, तो रीजनल वेरिएशंस तो देखने को मिलते हैं, तो ये भी गलत है। थर्ड में कहा गया देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन संस्कृत वर्जन। अब संस्कृत वर्जन जो मिले उसमें क्या देखा गया कि बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स देखने को मिले बाकियों के कंपैरिजन में, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिफ्थ पे आते हैं, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ 13,000 पेजेस ऑफ क्रिटिकल एडिशन वाज डिवोटेड टू डॉक्यूमेंटिंग वेरिएशंस। अब देखिए जो वेरिएशंस देखे गए अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स में, जो वेरिएशंस देखे गए उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए कितने पेजेस अप्रॉक्सीमेटली यूज किए गए हैं। टोटल जो क्रिटिकल एडिशन था 13,000 पेज का था, तो मोर देन हाफ, ठीक है, आधे से ज्यादा पेजेस जो है वो केवल वेरिएशंस को डॉक्यूमेंट किया गया है इसमें, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट डू द वेरिएशंस इन महाभारत रिफ्लेक्ट। अब जो वेरिएशंस देखे गए उन वेरिएशन से महाभारत मतलब क्या चीज रिफ्लेक्ट होती है, क्या पता चलता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया सिंप्लिसिटी ऑफ अर्ली इंडियन सोसाइटी, बिल्कुल गलत है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये भी गलत है। थर्ड में कहा गया कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस दैट शेप्स सोशल हिस्ट्रीज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे आते हैं, व्हाट सोर्सेज डिड अर्ली हिस्टोरियंस प्राइमरली रिलाई ऑन फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल हिस्ट्री। अब देखिए सोशल हिस्ट्री को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो अर्ली हिस्टोरियंस थे वो किस चीज पे रिलाई करते थे, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फोक टेल्स एंड ओरल ट्रेडिशंस, बिल्कुल गलत है। संस्कृत टेक्स्ट रिटन बाय एंड फॉर ब्राह्मण्स, ये बिल्कुल सही है। किस पे रिलाई करते हैं कि जो संस्कृत टेक्स्ट लिखे गए हैं ब्राह्मणों के द्वारा या ब्राह्मणों के लिए, उन पे क्या करते हैं, रिलाई करते हैं हिस्टोरियंस। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन में कहा गया व्हाट अदर ट्रेडिशंस डिड स्कॉलर स्टडी टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल हिस्ट्रीज। अब देखिए सोशल हिस्ट्रीज को समझने के लिए जो हिस्टोरियंस थे, जो स्कॉलर्स थे, वो पहली चीज तो रिलाई करते थे, जो भी संस्कृत टेक्स्ट मिले उन पर रिलाई तो करते ही करते थे, लेकिन उसके अलावा पूछा गया है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और कौन सी चीज़ों पर रिलाई करते थे, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो जो वर्क्स मिले हैं पाली में, प्राकृत में या तमिल में, इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, स्टडी करी गई है और फिर सोशल हिस्ट्रीज के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन संस्कृत टेक्स्ट टू डेजिग्नेट फैमिलीज। अब देखिए फैमिलीज जो है संस्कृत में अगर देखा जाए कौन सा ऐसा टर्म है जो फैमिली को इंडिकेट करता है, डिपिक्ट करता है, ये कुल है। ठीक है, जैसे कुल जो है उसी को ही क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं।
अगले पे आते हैं 9th में कहा गया व्हाट इज पैट्रिलिनी। अब देखिए पैट्रिलिनी आपसे पूछा गया है कि पैट्रिलिनी क्या होता है, ठीक है, पैट्रिलिनी आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पैट्रिलिनी का अर्थ यहाँ पर पूछा गया आपसे, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ट्रेसिंग डिसेंट थ्रू दी मदर, ठीक है, डिसेंट को ट्रेस करना मदर के थ्रू, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सॉन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, एक्सोगेमी पूछा गया है कि एक्सोगेमी क्या होता है, ठीक है। तो मैरिज जब आउटसाइड करी जाती है, मतलब बाहर कास्ट से, अपनी कास्ट से बाहर जब मैरिज करी जाती है, या किन ग्रुप के बाहर, अपने ग्रुप के बाहर जब मैरिज करी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, एक्सोगेमी कहा जाता है। इसको अंतर जाति, ये कह सकते हैं इंटर रिलीजियस मैरिज भी एक तरीके से कहा जा सकता है इसको। और अगर मान लीजिए एंडोगेमी होता, ठीक है, एंडोगेमी का मतलब क्या होता है, विद इन द कास्ट, अगर विद इन द किन ग्रुप में अगर शादी होती है तो उसको एंडोगेमी कहा जाता है। अगले पे आते हैं, व्हाट वाज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर इन कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो मैरिज के केस में अगर देखा जाए, जब मैरिज होती है तो फादर का मेन पूछा गया है फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, मैरिज के कंटेक्स्ट में फादर का मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है इंश्योरिंग डॉटर रिमेन अनमैरिड, तो ये देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंश्योर करे कि डॉटर अनमैरिड रहे, गलत है। मैरिंग हिज डॉटर विद इन द किन ग्रुप, ये भी जरूरी नहीं है। गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज, कन्यादान, देखिए जो गिफ्ट है, ठीक है, जिसको कन्यादान कहा गया, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिलीजियस ड्यूटी होती है किसकी, फादर की। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, 13 में कहा गया व्हाट डिड द ब्राह्मण डू इन रिस्पॉन्स टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन सोशल लाइफ। अब देखिए अर्बन सोशल लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, तो इसके लिए ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मण लोग किस तरीके से अपना वर्चस्व मेंटेन कर पाए, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दे लेड डाउन डिटेल्ड कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर, तो इन लोग ने क्या किया, कुछ कोड्स सेटअप कर दिए सोशल बिहेवियर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले पे आते हैं, व्हाट इज मनुस्मृति। मनुस्मृति या मैन्युस्क्रिप्ट आपसे अगर पूछा जाए तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो कंपाइलेशन होता है किसका, सोशल नॉर्म्स और लॉज का कंपाइलेशन है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मेनली जो उस समय लॉज चल रहे थे, जो सोशल नॉर्म्स चल रहे थे, उसी को ही मेनली इसमें डिपिक्ट किया गया है अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर 15th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड दी धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र रिकॉग्नाइज अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मैरिज। अब देखिए धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र जो है ये फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में क्या बताते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना, कितने फॉर्म्स ऑफ मैरिज मेनली बताते हैं, तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज ये बताते हैं, तो 8 तरीके की मैरिज है, ऐसा यहाँ से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, व्हाट वर द वुमेन एक्सपेक्टेड टू डू रिगार्डिंग देयर गोत्र अपॉन मैरिज। अब देखिए जब शादी हो जाती थी तो जो वुमेन होती थी उनका गोत्र में किस तरीके से चेंजेस आते थे, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। पहला दिया गया दे रिटेन देयर फादर गोत्र, क्या फादर का ही गोत्र रिटेन करती थी, गलत है, ठीक है। दे अडॉप्ट देयर हस्बैंड्स गोत्र, ये बिल्कुल सही है कि जो उनके हस्बैंड का गोत्र होता था उसको क्या करती थी, जो वुमेन थी वो अडॉप्ट कर लेती थी, आज भी हालांकि होता यही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट प्रैक्टिस रन्स काउंटर टू द आइडियल ऑफ एक्सोगेमी एज रिकमेंडेड इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। अब देखिए आपको बताना काउंटर मतलब एक्सोगेमी के काउंटर, एक्सोगेमी का मतलब क्या है, जो अंतर जातीय विवाह होता है उसके काउंटर में, ठीक है, कौन सी प्रैक्टिस चल रही थी जिसको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखा गया है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसके काउंटर में क्या चल रही थी, एंडोगेमी चल रही थी, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मैरिज विद इन किन ग्रुप कहा जाता है, मतलब अपने कास्ट में ही शादी होना या अपने किन ग्रुप में ही शादी होने को ही क्या कहते हैं, एंडोगेमी कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए क्या है, बिल्कुल सही है। 18th क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इंडिकेट्स दैट सम वुमेन इन सातवाहन डायनेस्टी डिड नॉट फॉलो ब्राह्मणिकल रूल्स रिगार्डिंग गोत्र। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या चीज़ इंडिकेट करती है, सम वुमेन इन सातवाहन डायनेस्टी की, कुछ वुमेन जो सातवाहन डायनेस्टी में जो थी, ठीक है, उन लोगों ने ब्राह्मणिकल जो रूल्स थे गोत्र से रिलेटेड वो फॉलो नहीं किया, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद जो गोत्र होता है किसका गोत्र लेना पड़ता है वुमेन को,
हस्बैंड का लेना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई। तो कि ऐसा क्या था कि मतलब जो चीज़ सातवाहन डायनेस्टी में कुछ वुमेन में देखी गई, जिससे पता चलता है कि उन लोग ने ब्राह्मण के रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो ये देखा गया था कि जब उनकी शादी होती है तो फादर के गोत्र को ही वो क्या करती हैं, रिटेन करती हैं, वो अपने हस्बैंड का गोत्र जो है वो अपनाती नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। What does the practice of endogamy ensure among communities in South India? अब देखिए एंडोगैमी जो है, एंडोगैमी मतलब अंतर सेम जाति में जब विवाह होता है, सेम किन ग्रुप में जब शादी होती है तो उसको एंडोगैमी कहते हैं। तो मेनली साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती थी। तो इससे क्या पता चलता है, ठीक है, ये क्या इंश्योर करती है, तो क्लोज्ड निट कम्युनिटी को ये इंश्योर करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, विच फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज प्रेवलेंट अमंग सातवाहन रूलर्स। अब सातवाहन रूलर्स में आपको बताना है कैसी मैरिज जो थी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मोनोगैमी नहीं थी, पॉलीएंड्री भी नहीं थी, क्या थी, पॉलीजनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पॉलीजनी जो है इसका मतलब क्या होता है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि पॉलीजनी का मतलब क्या होता है। अगले पे आते हैं, 21st क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई शुड वी बी कॉशियस अबाउट कंक्लूडिंग दैट मदर्स वर इम्पॉर्टेंट बेस्ड ऑन मेट्रोनिमिक्स, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बेस्ड ऑन मेट्रोनिमिक्स, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्योंकि जो सक्सेशन, देखिए मदर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब सक्सेशन होता था थ्रोन का, ठीक है, ये मैट्रिलिनियल नहीं था। मतलब मतलब डॉटर को या मदर को ट्रांसफर नहीं की जाती थी, किसको की जाती थी, मतलब सन को ट्रांसफर करी जाती थी। पेरेंट जो सन होता था उस पिता का, उसको ट्रांसफर करी जाती थी। तो सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिलिनियल, ठीक है, मतलब पितृसत्तात्मक मेनली उस समय था। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, व्हाट डज द टर्म कास्ट रेफर टू। अब कास्ट का मतलब क्या है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो कास्ट मेनली क्या है, सेट ऑफ हायरार्किकली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिनको हायरार्किकली क्या कर दिया गया है, ऑर्डर कर दिया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, व्हाट वाज द क्लेम्ड डिवाइन ओरिजिन ऑफ वर्ण ऑर्डर यूज्ड बाय ब्राह्मण्स। अब देखिए ब्राह्मण ने जो एक तरीके से वर्ण सिस्टम को यूज किया है, तो उसका डिवाइन ओरिजिन जो है वो क्या बताया है, ये यहाँ पर आपको बताया है। ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो पुरुष सूक्त को बताया है। पुरुष सूक्त कहाँ मिलता है, तो ये 10वें मंडल में मिलता है, 10th मंडल में मिलता है, ठीक है। और 10th मंडल किसके 10th मंडल में मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद के। इसी से ही क्या बताया है कि ये डिवाइन ओरिजिन है। मतलब ये जो एक तरीके से वर्ण सिस्टम है, इसको क्या बता दिया है ब्राह्मणों ने कि ये क्या है, डिवाइन ओरिजिन है, मतलब इसकी उत्पत्ति भगवान ने करी है, ऐसे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24th क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वर द आइडियल ऑक्यूपेशंस फॉर क्षत्रिय अकॉर्डिंग टू द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। अब क्षत्रियों का जो आइडियल ऑक्यूपेशन था वो क्या था, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के हिसाब से। तो मेनली यहाँ पर क्या है, वॉरफेयर में इनको पार्टिसिपेट करने को दिया जाता था, प्रोटेक्ट करते थे पीपल को, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करते थे, ठीक है, एडमिनिस्टर करते थे जस्टिस को। ये सब काम था किसका, क्षत्रियों का। 25 पे आते हैं, विच टेक्स्ट डिस्क्राइब द सेक्रीफाइस ऑफ पुरुष फ्रॉम विच द 4 सोशल कैटेगरीज इमेनेटेड। मतलब जो 4 सोशल कैटेगरीज निकलती हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकलती हैं, ये ऋग्वेद से निकलती हैं, पुरुष सूक्त से, ठीक है। पुरुष सूक्त किसमें, ऋग्वेद में। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 में आते हैं, व्हाट डिड द ब्राह्मण ऑफन रीइंफोर्स देयर प्रिस्क्रिप्शंस विद। अब देखिए ब्राह्मण जो थे रीइंफोर्स करते थे अपने प्रिस्क्रिप्शन को, तो क्या था ऐसा, तो मेनली स्टोरीज के थ्रू ये अपने जो भी मतलब कह सकते हैं प्रिस्क्रिप्शंस थे उसको रीइंफोर्स किया करते थे। और स्टोरीज किसमें जो बताई गई थी, महाभारत में जो स्टोरीज बताई गई थी, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या कहा गया है, विच रूलर क्लेम्ड टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा रूलर है जिसने 2 बातें कही हैं, 2 चीज़ों को क्लेम किया है। पहला तो यूनिक ब्राह्मण कहा है अपने आप को, और दूसरा डिस्ट्रॉयर कहा है, क्षत्रियों के गर्व को डिस्ट्रॉय करने वाला भी कहा है। ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी।
28 पे आते हैं, व्हाट टर्म वाज यूज्ड टू रेफर द सोशल कैटेगरीज दैट डिड नॉट फिट इनटू फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम। अब देखिए जो 4 वर्ण सिस्टम में नहीं आते थे ऐसी कैटेगरीज को क्या कहा गया, ऐसी कैटेगरीज को जाति कहा गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज द इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मंदसौर रिवील अबाउट गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स। तो जो गिल्ड होती थी, सिल्क वीवर की जो गिल्ड होते थे, उनके बारे में मंदसौर इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है दे माइग्रेट टू मंदसौर फ्रॉम लता, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है कि ये मंदसौर पहुंचे थे, कहाँ से, लता से पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे, तो सिल्क वीवर्स जो थे, गिल्ड जो सिल्क वीवर्स की पूरी गिल्ड थी वो पहुंची थी मंदसौर, कहाँ से, गुजरात से, जो कि लता एक जगह है वहां से। अगले पे आते हैं 30th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डेजिग्नेट मर्चेंट्स इन संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। तो संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस में मर्चेंट्स को किस नाम से डेजिग्नेट किया गया है, यहाँ पर आपको बताना है, तो वणिक से डेजिग्नेट किया गया है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, हाउ आर पॉपुलेशन हुज सोशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन संस्कृत टेक्स्ट। अब देखिए आपको ये बताना है, ऐसी कुछ पॉपुलेशंस हुआ करती थी जिनकी जो भी सोशल प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी वो सोशल प्रैक्टिस करते रहते थे, वो ब्राह्मण से मैच नहीं करती थी, ब्राह्मणिकल आइडिया से मैच नहीं करती थी। उनको क्या कहा गया है, ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, तो ऐसे लोगों को ऑड, अनसिविलाइज्ड और एनिमल लाइक भी कहा गया। मेनली ट्राइब्स जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। अगले पे आते हैं 32nd देखिए क्या कह रहा है, व्हाट वर द निषाद्स टू विच एकलव्य इज सपोज टू हैव बिलोंग्ड प्राइमरली इन्वॉल्व इन। देखिए निषाद के बारे में पूछा गया, निषाद कौन होते थे। ठीक है, अब एकलव्य जो था वो भी निषाद कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये मेनली किस चीज़ पे अपना जीवन यापन करते थे, तो हंटिंग और गैदरिंग पे करते थे। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 33rd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट टर्म वाज यूज्ड टू लेबल दोज हु स्पोक नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस एंड वर लुक्ड डाउन अपॉन। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा टर्म है, ठीक है, विच वॉज यूज टू लेबल दोज, ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है जो संस्कृत नहीं बोलते थे, नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, और एक तरीके से जिनको नीच भी समझा जाता था, ये बात यहाँ पर पूछी गई, तो इनको मलिच्छ कहा गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34th देखिए क्या कह रहा है, विच कैटेगरी ऑफ पीपल डिड द ब्राह्मण्स क्लासिफाई एज अनटचेबल ड्यू टू देयर पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज। अब देखिए पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज का मतलब कूड़ा कचरे या ऐसा उठाने वाले जो, मतलब अच्छे लोगों का ही क्या कर रहे थे, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों का ही कूड़ा कचरा उठा रहे थे उनके घरों का, और उनको देखिए क्या कह दिया गया, पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज। मतलब खुद पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो ठीक, लेकिन जो कोई उठा रहा है, जो उसको साफ कर रहा है, तो उसको पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज कह दिया। ऐसे लोगों को, उठाने वाले को पॉल्यूटर्स कहा गया है और उनको अनटचेबल कहा गया। ये तो एक दुर्भाग्य है भारत का। ठीक है, पहले के भारत का, आज के भारत का तो नहीं कह सकते, अब तो इतनी सारी दिक्कतें नहीं रह गई हैं। ठीक है, तो इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, इनको चांडाल कहा गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, व्हाट टास्क वर चांडाल असाइंड अकॉर्डिंग टू दी मनुस्मृति। अब मनुस्मृति के हिसाब से चांडालों को कौन सा काम दिया गया था, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो हैंडलिंग कॉप्सेस, कॉप्सेस मतलब ये होता है मरे वरे का जो डेड बॉडी होती है उसको उठा, जो ये जरूरी नहीं कि इंसान हो, जानवर भी हो सकता है। सर्विंग एज एग्जीक्यूशनर्स, मतलब जो मेनली जो डोम होते हैं, जो मेनली लाश वाश जलाते हैं, जो दफनाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो चांडाल का यही काम दिया गया था, मनुस्क्रिप्ट में ऐसा लिखा है। 36 पे आते हैं, व्हाट डिड द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाजियान राइट अबाउट द अनटचेबल्स। अब देखिए फाजियान जब आया चाइना से, ठीक है, एक तरीके से बुद्धिस्ट मॉन्क था ये, भारत में आके इसने थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई भी करी थी। ठीक है, तो ये अनटचेबल के बारे में क्या बताता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। हाईली रिस्पेक्टेड इन दी सोसाइटी, बिल्कुल गलत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, ऐसा भी नहीं है। तीसरा कहा गया, दे हैड टू साउंड अ क्लैपर। देखिए ये क्या करते थे, इनको क्या करना होता था कि जब ये चलते थे तो इनको एक क्लैपर, एक तरीके से तालियां वालियां बजानी होती थी, कुछ आवाज़ें निकालनी होती थी, जिससे इनके सामने कोई ना आ सके। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता था, ऐसा लोगों को लगता था कि इनके सामने इनको देख लेंगे तो दिन बेकार हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें हैं। अगले पे आते हैं 37 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज दी महाभारत एपिसोड इन्वॉल्विंग युधिष्ठिर एंड द गेम ऑफ डाइस इलस्ट्रेट अबाउट जेंडर्ड एक्सेस टू दी प्रॉपर्टी। अब देखिए महाभारत के उस एपिसोड के बारे में आपको पता होगा जिसमें युधिष्ठिर जो है वो
डाइस का गेम खेलते हैं कौरवों के साथ में और हार जाते हैं, और वो प्रॉपर्टी तो हारते ही हारते हैं, अपनी जो पत्नी थी द्रौपदी उनको भी हार जाते हैं। ये यहाँ पर आपको होता है ना, इससे क्या पता चलता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इससे मेनली यही पता चलता है कि मेन हैड मोर एक्सेस टू प्रॉपर्टी एंड कुड इवन स्टेक वुमेन। ठीक है, कि जो मेन के पास बहुत ज़्यादा मेनली स्टेक जो होता था प्रॉपर्टी का मेन के पास होता था, और दूसरी बात ये भी है कि वुमेन को भी वो गिरवी रख सकते थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति हाउ वाज पैटर्नल एस्टेट बी डिवाइडेड। अब पैटर्नल एस्टेट मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो पिता की संपत्ति थी वो मनुस्मृति के हिसाब से। अब देखिए मनुस्मृति एक कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने लिख दी है किसी गुस्से में, जो उस समय चल रहा था, जिस तरीके की उस समय कंडीशंस थी वही कंडीशन एज इट इज मनुस्मृति में लिखी गई हैं। ठीक है, तो हाउ वाज द पैटर्नल एस्टेट बी डिवाइडेड मतलब जो पिता की संपत्ति होती थी वो किस तरीके से डिवाइड करी जाती थी उस समय, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो पिता की जो संपत्ति होती थी वो मेनली बराबर में ही डिवाइड करी जाती थी। ठीक है, इक्वली डिवाइड करी जाती थी, लेकिन जो एल्डेस्ट होता था उसको थोड़ी सी ज़्यादा दी जाती थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो कुछ इसी तरीके की बात कर रहा है, इक्वली अमंग्स द सन्स विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। अगले पे आते हैं 39, देखिए क्या कह रहा है, स्त्री धन पूछा गया है कि व्हाट वाज स्त्री धन। अब स्त्री धन क्या है ये यहाँ पर आपको बताना है, वुमेन्स वेल्थ रिसीव्ड एज मैरिज गिफ्ट। तो मैरिज में जो भी उसको गिफ्ट मिलता है वुमेन को, उसी को स्त्री धन कहा गया। इसमें आप मतलब एक तरीके से जो भी दहेज होता है उसको भी रख सकते हैं, बाकी लोग जो गिफ्ट देते हैं उसको भी इसमें कंसीडर किया जा सकता है। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, What does the cumulative evidence suggest about the control of resources in ancient India? तो एंशियंट इंडिया में जो क्यूमुलेटिव एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, सजेस्ट अबाउट कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, तो किस तरीके जो कंट्रोल रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल था, ठीक है, एंशियंट इंडिया में, उसके बारे में क्या पता चलता है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो मेनली ये पता चलता है यहाँ पर कि जो लैंड है, कैटल है, मनी है, वह जनरली कंट्रोल्ड बाय मेन। ठीक है, कि जो प्रॉपर्टी होती थी वो मेनली कौन कंट्रोल करता था, मेन कंट्रोल करते थे। यही सब चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं हम लोग को एंशियंट इंडिया में। 41st क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट व्हाट वाज द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्र। अब देखिए शूद्रों के लिए जो एक अकेला ऑक्यूपेशन दिया गया था उन लोगों को क्या था, सर्विट्यूड, मतलब लोगों को सर्व करना, लोगों की सेवा करना। ठीक है, अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, विच वर्ड वाज लिस्टेड विद अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना कौन सा ऐसा वर्ड है जो लिस्ट किया गया है अलग अलग ऑक्यूपेशन से। ठीक है, जिनको अलग अलग ऑक्यूपेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। अगले पे आते हैं 42 के बाद 43rd क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, हाउ आर किंग्स ऑलमोस्ट इनवेरेबली डिपिक्टेड इन अदर टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। तो मतलब अलग अलग टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में किंग को किस तरीके से दिखाया गया है, तो बहुत ही वेल्दी दिखाया गया है, बहुत ही पैसे वाला दिखाया गया है। ठीक है, रिच दिखाया गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। 44th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच रिलीजियस ट्रेडिशन डेवलप क्रिटिक्स ऑफ द वर्ण ऑर्डर। अब देखिए वर्ण सिस्टम के खिलाफ आपको बताना कौन सा रिलीजन खड़ा हुआ और उसने क्या किया, जो भी बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब बर्थ पे बेस्ड जो भी एक तरीके से स्टेटस बनाया जा रहा था लोगों का, कि जो ब्राह्मण घर में पैदा होगा वो ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय घर में पैदा होगा, मतलब बर्थ के हिसाब से जब डिवीजन होने लग गया उसको अपोज किया है। तो ऐसा किस रिलीजन ने किया है, तो बुद्धिज्म ने किया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, इन एंशिएंट तमिलाकम। ठीक है, तमिलाकम जो है उसमें क्या बताया गया, व्हाट वाज द सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ दोज हु कंट्रोल्ड रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहे थे उनकी सोशल एक्सपेक्टेशन क्या थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो मेनली उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, टू शेयर देयर वेल्थ जनरसली, कि उनकी जो वेल्थ है उसको जनरसली क्या करा जाए, शेयर किया जाए। अगले पे आते हैं, यही सोशल एक्सपेक्टेशन किसी की भी हो सकती है। 46 पे आते हैं, व्हाट डज द सुत्त पिटक सजेस्ट अबाउट ओरिजिन ऑफ किंगशिप। अब सुत्त पिटक में क्या बताया गया किंगशिप के बारे में, ये यहाँ पर आपको बताना है, इट वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। तो ये जो किंगशिप है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, ह्यूमन चॉइस पे बेस्ड होनी चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40, अब ये सुत्त पिटक क्या है, ये ब्राह्मण एक तरीके से बुद्धिज्म के टेक्स्ट हैं। ठीक है, बुद्धिज्म के क्या है टेक्स्ट हैं। सुत्त पिटक हो गया, ठीक है, विनय पिटक हो गया,
अभिधम्म पिटक हो गया। तो ये सब जहाँ पर पिटक आपको दिखाई पड़ जाए तो ये क्या होते हैं, बुद्धिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं। 47वें क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सुत्त पिटक व्हाट लेड टू डिटेरियोरेशन ऑफ आइडलिक स्टेट ऑफ पीस अमंग ह्यूमंस। ठीक है, तो लोगों में जो एक तरीके से जो एक पीस है, ठीक है, इंसानों के अंदर जो पीस है वो किस तरीके से धीरे धीरे करके डिटेरियोरेट होती है, खत्म होती है, सुत्त पिटक में क्या बताया गया है इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ह्यूमन बींग्स, अब देखिए मेनली क्या है, किसी की भी प्रॉब्लम क्यों बहुत ज़्यादा राइज होती है, क्योंकि वो ग्रीडी हो जाए, विंडिकेटिव हो जाए, डिसीटफुल हो जाए, ठीक है, बेईमान हो जाए, तो इस वजह से सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए क्या है, बिल्कुल सही है। What does the idea of selecting a महासम्मत imply about the institution of kingship? अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आइडिया ऑफ सेलेक्टिंग अ महासम्मत, अब महासम्मत को सेलेक्ट करने का आइडिया जो है वो क्या इम्प्लाई करता है, ठीक है, अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, किंगशिप के इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पर आपसे ये बात कही गई है। तो एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था महासम्मत। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। व्हाट वाज कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय किंग अकॉर्डिंग टू सुत्त पिटक। अब सुत्त पिटक के हिसाब से आपसे पूछा गया है फॉर्म ऑफ पेमेंट क्या थी। ठीक है, फॉर्म ऑफ पेमेंट टू दी अब जो भी किंग जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता था जनता को, उसके लिए किस तरीके की पेमेंट देनी पड़ती थी, ये यहाँ पर पूछा गया। तो उसके लिए टैक्सेस देना पड़ता था, जैसे आज भी टैक्सेस देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आज किंग कौन है, किंग है गवर्नमेंट। ठीक है, पीएम को ना सोच लीजिएगा कि भारत का पीएम किंग होता है, पीएम गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट में सब कुछ आता है। 50th क्वेश्चन में कहा गया व्हाट डू हिस्टोरियंस कंसीडर व्हेन एनालाइजिंग टेक्स्ट लाइक महाभारत टू अंडरस्टैंड देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब देखिए हिस्टोरियंस जो है वो क्या चीज़ कंसीडर करते हैं जब एनालाइज करते हैं टेक्स्ट जैसे महाभारत को, ठीक है, जिससे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझा जा सके, तो क्या चीज़ कंसीडर करते हैं हिस्टोरियंस, यहाँ पर आपको बताना है। तो मेनली जो लिंग्विस्टिक स्टाइल है, जो लैंग्वेज यूज करी गई है, उसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट लैंग्वेज इज द वर्जन ऑफ महाभारत डिस्कस्ड इन द पैसेज प्राइमरीली रिटन इन। तो यहाँ पर मेनली आपसे पूछा गया है कि जो महाभारत है वो लैंग्वेज उसकी पूछी गई है क्या है। ठीक है, तो मेनली संस्कृत है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैसेज किसका है, एनसीईआरटी का ही पैसेज है। 52nd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कंपेयर टू वेदास हाउ इज संस्कृत यूज्ड इन दी महाभारत डिस्क्राइब्ड। अब देखिए वेद भी किस में लिखे हैं, संस्कृत में, महाभारत भी किस में लिखी है, संस्कृत में, लेकिन वेद के कंपैरिजन में जो संस्कृत यूज करी महाभारत में वो कैसी है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो ये सिंपल है। ठीक है, महाभारत में जो संस्कृत है वो सिंपल है, वेदों में जो संस्कृत है वो थोड़ी सी टफ है, सब लोग नहीं समझ सकते उसको। 53rd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 53rd क्वेश्चन में कहा गया हाउ डू हिस्टोरियंस क्लासीफाई द कंटेंट ऑफ महाभारत। अब हिस्टोरियंस जो है वो किस तरीके से महाभारत के कंटेंट को क्लासीफाई करते हैं आपको बताना है। तो दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, नैरेटिव और डाइडैक्टिक। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 54th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टर्म इतिहास। इतिहास का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री होती है। ठीक है, अगले पे आते हैं। इतिहास को अगर और ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। ठीक है, मतलब इसी तरीके से चीजें हुई थी, इसी का मतलब होता है इतिहास। ठीक है, हु ओरिजिनली कंपोज दी महाभारत, यहाँ पर पैसेज का कोई काम नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से पूछा गया है, चैप्टर के हिसाब से कि किसने महाभारत को कंपोज किया, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो महाभारत को किसने कंपोज किया है, सुतों ने या सुताज ने कंपोज किया है, जो कि चैरिटियर बार्ड्स थे। ठीक है, अगले पे आते हैं। व्हाट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन महाभारत कंपोजिशन हैपेंड बिटवीन 200 BC टू 200 AD CE। आपको बताना है कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं महाभारत में इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ग्रोथ इन इम्पोर्टेंस ऑफ विष्णु वर्शिप, मतलब कृष्ण को वर्शिप किया गया। अब कृष्ण क्या एक तरीके से विष्णु के ही तो अवतार हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलती है, वर्शिप इनकी देखने को मिलती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस डिड बीबी लाल फाइंड एट विलेज ऑफ हस्तिनापुर। अब देखिए बेबी लाल जो है वो क्या है, हिस्टोरियन भी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, तो उनको हस्तिनापुर के विलेज में किस तरीके के एविडेंस देखने को मिले, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो हाउस स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, मड ब्रिक के, बर्न्ड ब्रिक के, ये यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 58th क्वेश्चन कहा गया। व्हाट सोशल प्रैक्टिस डिस्कस्ड इन महाभारत इज कंसीडर्ड अनयूजुअल एंड इज एक्सप्लेन्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। तो देखिए आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी सोशल प्रैक्टिस है जो महाभारत में डिस्कस करी गई है। ठीक है, जिसको क्या कहा गया, अनयूजुअल कहा गया है, और अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। अनयूजुअल भी अलग अलग तरीके से उसको दर्शाया गया है। ये कौन सी है, तो पॉलीएंड्री है।
ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन पे आते हैं, विच रीजन इज नोटेड फॉर प्रेवलेंस ऑफ पॉलीएंड्री। अब देखिए पॉलीएंड्री मेनली किस रीजन में बहुत ज़्यादा उसमें फैली हुई थी, यहाँ पर आपको बताना है। हिमालयन रीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी सवाल देख लेते हैं आज का, क्या कह रहा है। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट ऑन गोइंग इवोल्यूशन ऑफ महाभारत। ठीक है, तो पैसेज मतलब यही है, एनसीईआरटी में आप अगर आप पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से पूछा गया है कि जो इवोल्यूशन हो रहा है महाभारत का, ठीक है, तो क्या पता चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग को। तो इट कंटिन्यू टू इवॉल्व इन मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड फॉर्म्स। तो अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको देखा जाता है, उसके बारे में पता चलता है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के, और कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कवर कर देगा। इसके अलावा और अलग अलग चैप्टर्स के हम लोग ने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।